तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो रे स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 292 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफेंग अपने बग क्वीन के लिए कई सारे मटेरियल्स लेने गया होता है जिनमें कि कॉर्स भी मौजूद होती हैं, और यहाँ पे लूफेंग आके उन्हीं सब के बारे में बात करने लगता है। और मैं सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि लूफेंग वो अभी अपनी यूनिमो प्लैनेट के शिप में फ्लाई करके जा रहा होता है। मैं सीन चेंज कर 9 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जो कि अर्थ के छोड़ने के बाद का समय होता है। और अभी के दरमियान हमें वर्चुअल यूनिवर्स ब्लैक ड्रैगन माउंटेन 9 स्टार बे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफेंग, होंग और थंडर गॉड एक टेबल के अराउंड बैठे हुए थी। और यहाँ पे लूफेंग चाय पीते हुए कहता है कि यहाँ पे मैंने बहुत समय से पहले तुम सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हम लोग बिग ब्रदर से कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। लगता है कि तुमने अपने कनेक्शन को कट ऑफ कर दिया था। तो यहाँ पे थंडर गॉड कहते हैं कि थर्डी, तुम बिग ब्रदर के बारे में नहीं जानते हो। यहाँ पर हमने भी तुमसे इन 100 ईयर्स में कनेक्शन करने की कोशिश की, लेकिन तुमने भी कहाँ रिप्लाई दिया है। लेकिन यहाँ पर 100 सालों में तो बिग ब्रदर कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए और तुम दोनों आजकल ज़्यादा बिजी रहने लगे हो। अब यहाँ पे उनमें कई सारी बातें होती है, यहाँ पे उनमें थोड़ा सा आर्ग्यू भी होता है, जो कि ऐसी हंसी मजाक वाली होती है। और यहाँ पे थंडर गॉड कहते हैं बिग ब्रदर 30 गोल्ड हॉर्न रेस में गया था, वो 100 सालों बाद अपने घर वापस आया है। यहाँ देखा जाए तो गोल्डन रेस ये ह्यूमैनिटी के अदर रेसेस से बिलोंग करती हैं। वो सिर्फ सब सर्वेंट के दौर पे काम करती है, जहाँ पे इसकी न्यूज़ हमें चारों तरफ नहीं फैलाई गई है, बस इसके बारे में हम जानते हैं क्योंकि लूफेंग ने हमें बताया है। तो होंग भी हामी भरता है और यहाँ पे लूफेंग और थंडर गॉड एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। यहाँ हमें बताया जाता है कि जी किंग के मैटर के दरमियान होंग बहुत ही काम रह रहा था, और इस बात को वो दोनों ब्रदर्स भी जानते थे कि होंग को बहुत ही बड़ा झटका लगा होगा। लेकिन यहाँ पे होंग रुकता नहीं है, वो ह्यूज एक्स डोजो के इलाइट ट्रेनिंग फैक्शन में जाकर ज्वाइन करता है, जिसके बाद लूफेंग और थंडर गॉड यहाँ पे अपने इनिशियल कंजर्वेशन को करना बंद कर देते हैं और उनमें कनेक्शन खत्म हो जाता है। और इसी के चलते उन्होंने 100 सालों से भी कनेक्शन नहीं किया होता। और फिर लूफेंग स्पोक कहता है और कहता है बिग ब्रदर, और यहाँ पे लूफेंग पूछता कि आखिर तुम इन 100 सालों में क्या कर रहे हो। तो होंग कहता है प्राइमर क्यूरियोसिटी। तो ये सुनकर लूफेंग और थंडर गॉड दोनों स्टन हो जाते और कहते हैं कि क्या प्राइमर क्यूरियोसिटी। अब लूफेंग जानता था इसके बारे में और थंडर गॉड भी इसके बारे में समझता था कि यहाँ पे उसमें जाना बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे होंग इस्तेमाल करते हुए कहता है कि लास्ट टाइम जब जेड डोम प्लांट का इंसिडेंट हुआ था तब मैं इलाइट ट्रेनिंग कैंप में गया था, और फाइनली वहाँ पे कई सारे सालों की मेहनत के बाद मैं इम्प्रूव हो पाया हूँ, और फाइनली मैं ह्यूज एक्स डोजो के कोर में एक्सेप्ट हो पाया हूँ। और यहाँ पे स्पेशल इलाइट से जिसमें मैं ट्रेन करके खुद को प्राइमर क्यूरियोसिटी में भेज सकता था। और यहाँ पे इन 100 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और कल ही मैं यहाँ पे प्राइमर यूनिवर्स को छू रहा हूँ, और अभी के दरमियान मैं ह्यूज एक्स डोजो सीक्रेट रीजन की ओर जा रहा हूँ। और वो कहता है मैं अभी करंटली शिप में हूँ और मेरी कॉन्शियसनेस वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में तुम दोनों से बातें कर रही हैं। तो थंडर और लूफेंग दोनों कहते हैं डैम। अब यहाँ पे बिग ब्रदर होंग बहुत ही लो प्रोफाइल लग रहे थे, किसी को नहीं कानो कान खबर था कि होंग इस लेवल पे आ चुका है। और यहाँ पे उनमें कई सारी बातें भी होती हैं जो कि बस उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातें होती है, जिसके बारे में आपको पहले ही पता है। तो इसको मैं स्किप करता हूँ। और फिर में सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि गानू यूनिवर्स कंट्री मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ बढ़कर वुलोंग स्टारफील्ड की ओर जा रहा था, जो कि थोड़ा सा दूर भी था। और 1 साल और 2 महीने ट्रैवल करने के बाद लूफेंग और उसका ग्रुप फाइनली वुलोंग स्टारफील्ड में आ चुके थे, जहाँ पे लूफेंग को वो सारे कॉर्प्सेस मिलेंगे। अब वुलोंग स्टारफील्ड 9 ग्रेट रॉबिस स्टारफील्ड्स में से एक था, लेकिन सच्चाई की बात करें तो ये एक ट्रेजर ग्राउंड के रूप में देखा जा सकता है। और हमें डार्क स्पेस का सीन दिखाया जाता जहाँ पे रिपल आ जाता है और उसी रिपल में से ट्रायंगुलर ब्लड कलर यूनिवर्स अपीयर होता है। हमें सीन चेंज कर कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफेंग डायलेंट दोनों उस प्लेस की ओर देख रहे होते हैं। और यहाँ पे बताता कि वो लूफेंग से कहती है कि लूफेंग
हम लोग अपने कोऑर्डिनेशन पे आके अपने यूनिवर्स ट्रैवल को कंप्लीट कर चुके हैं और ये यहाँ का सबसे क्लोजेस्ट पैलेस है। यहाँ पे जाने के लिए हमें 25 मिनट्स लगेंगे और यहाँ पे लूफिंग इस्तेमाल करते हुए क्या था, फाइनली 1 साल 2 महीनों के बाद हम लोग यहाँ पे आ ही गए हैं। मैं नहीं जानता कि आगे कितना समय लगने वाला है, तो चलो चलते हैं टियान क्योंग से मिलते हैं। अब लूफेंग जिस टियान क्योंग से मिला था वो वर्चुअल रियलिटी में था। यहाँ पे लूफेंग 1 साल 2 महीनों बाद आके उससे मिलने वाला था। अब फिर इसी के साथ यूनिमो प्लांट सिर्फ एक्सप्लोरेट करता है और उस पैलेस की ओर बढ़ जाता है और हमें उस पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आउटर वॉल्स लगे हुए थे और वो सभी डिफरेंट साइज के मौजूद थे। कोई कोई तो 1 लाख किलोमीटर के ऊपर चले जा रहे होते हैं और उन्हीं के चारों तरफ ब्लैक आर्मर गार्ड्स पेट्रोल कर रहे होते हैं। अब तभी सिक्योरिटी सिस्टम लूफेंग को बहुत पहले डिस्कवर कर चुकी थी और वहाँ पे लूफेंग के यूनिमो प्लांट शिप में एक वार्निंग सिग्नल आती है जो कि लूफेंग को रुकने के लिए होती है और वहाँ पे तभी शिप से मैसेज जाता है कि मैं लूफेंग हूँ और यहाँ पे लॉन्गजू एम्पर को देखने आया हूँ। और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे यूनिमो प्लांट शिप यहाँ वॉल्स के पास स्टॉप हो जाती है और लूफेंग आके अपने शिप्स को लेकर स्पेस की ओर बढ़ जाता है और यहाँ पे उस पैलेस की और चारों तरफ एनर्जी बैरियर भी लगी हुई थी जहाँ पे वो पूरे पैलेस को कवर करती हुई थी और लूफेंग अपने विजन से पूरे के पूरे शिप को देख पा रहा था। यहाँ पे लूफेंग का जितना हाई ग्रेड का शिप था, लूफेंग यहाँ पे आता तो सिक्योरिटी अलार्म बढ़ जाता क्योंकि लूफेंग के पास जिस तरह का शिप था वो किसी रिच प्लैनेट या फिर किसी पावरफुल बंदे का ही हो सकता। फिर वहाँ का मेन एंट्रेंस ओपन होता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है लूफेंग और डार्लिन को, जहाँ पे उसके सामने एक सिल्वर रॉक बंदा होता है और उसके पीछे लार्ज ग्रुप ऑफ ब्लैक आर्मर गार्ड्स होते हैं और वो कहते हैं लूफेंग हमारे मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए चलते हैं और मुझे फॉलो कीजिए। जिसके बाद लूफेंग और डार्लिन उस ग्रुप को फॉलो करते हुए पैलेस में आ जाते हैं और एंट्रेंस का दरवाजा बंद हो जाता है। अब यहाँ पे टॉलेस्ट और मोस्ट मैजेस्टिक पैलेस यहाँ का ग्रुप था और यहाँ पे कई सारे गार्ड्स थे, वो सभी सेक्टर लॉर्ड पाइनिकल लेवल के मौजूद थे। अब लूफेंग डायलन उस सिल्वर रॉक बंदे को फॉलो करते हुए एक क्वाइट स्लैंटेड हॉल में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे कोई और नेम टियांग क्योंग होता है और वो कहता है और हंसते हुए कहता है लूफेंग ये मेरी पहला दफा है कि मैं तुमसे रियलिटी में मिल रहा हूँ और कहता है बैठ जाओ तुम दोनों। जिसके बाद लूफेंग वहाँ पे बोलता है थैंक यू लॉन्गजू एम्परर। जिसके बाद लूफेंग और डायलन वहाँ पे आके बैठ जाते हैं। फिर लॉन्गजू एम्परर आगे कहते हैं कि लास्ट टाइम हम लोग वर्चुअल यूनिवर्स में मिले थे, वहाँ पे हमने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के सर्विलेंस से कई सारे नेटवर्क में जाना और वहाँ पे मैं सारी बातें नहीं कर सकता हूँ। और वो कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम 10 मिलियन सेक्टर और पाइनिकल बक्स कॉर्पसेस को खरीदना चाहते हो, मैं पूरी तरह से क्लियर नहीं हूँ। अगर यहाँ पे कोई सीक्रेट है तो बता दो। यहाँ पे अगर बात करें तो अगर जिस नंबर की बात तुमने की 10 मिलियन, अगर उससे जाता तो यहाँ पे अपर एचेलन को भी आना पड़ता, लेकिन 10 मिलियन को मैं सप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लूफेंग स्टन हो जाता है और फिर इसको देखकर लॉन्गजून एम्परर कहते हैं कि 9 ग्रेट ट्रबिस स्टारफील्ड यहाँ का एक स्टारफील्ड में से आता है जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स कंट्री से ज्यादा रिच है। यहाँ पे इसलिए ये पांचों लेवियाथन्स के द्वारा मैनेज किए जाते हैं और इसमें वुलोंग स्टारफील्ड वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ह्यूज एक्स डोजो यूनिवर्स फर्स्ट बैंक इन सभी 5 लेवियाथन्स कंट्रोल करती है। और जब तक कोई स्किल्स 10 मिलियन यूनिट्स से बाहर नहीं चला जाता है कोई बंदा इसको मैनेज कर सकता है, लेकिन जैसे ही कोई इस 10 मिलियन यूनिट से ज्यादा की डिमांड करता है तो इन पांचों को इवॉल्व होना पड़ता है। इन्हीं सबको मिला के वो फैसला करता है कि इतना दिया जाए या फिर नहीं। तो लूफेंग भी हामी भरता है। फिर वो लूफेंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि और यहाँ पे वो कहते हैं कि इस जगह पे 1 लाख सेक्टर और पाइनिकल बक्स कॉर्पसेस की कीमत 10,000 मिक्स्ड एलिमेंट्स है और तुमने कहा कि तुम 10 मिलियन खरीदना चाहते हो, इसलिए इसका प्राइस 1 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स होने वाला है। और वो कहता है कि ये मेरी लिमिट है, इसके बाद मैं और भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो वे सुनकर लूफेंग भी स्टन हो जाता है और कहता है ये तो सिंपली कोइंसिडेंस है, मैं इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं था। अब यहाँ पे लॉन्गजू एम्परर लूफेंग की तरफ देखते यहाँ पे ज्यादा नहीं पूछते हैं और यहाँ पे लूफेंग को दिखाया जाता है और यहाँ पे लूफेंग पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई डिस्काउंट भी मौजूद है। तो लॉन्गजू एम्परर कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे ये प्राइस 5 लेटरी आइटम्स की तरफ फिक्स है। यहाँ पे 1 लाख सेक्टर पाइनिकल बक्स की कीमत नहीं, या फिर तुम 1 बिलियन डोमेन लॉर्ड्स पाइनिकल बक्स कॉर्प्स लो,
वो सभी 10,000 मिक्स्ड एलिमेंट्स के बेचे जाते हैं, यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं होता है। तो लू फेंग भी ये समझ जाता है और अब भी यहाँ पे लू फेंग का वो एक्सप्रेशन को नोटिस कर लेते हैं, जिसके बाद वो बोलते हैं कि हालांकि प्राइस फिक्स है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ के मैनेजर में से एक ही, यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा तो कर ही सकता हूँ। और यहाँ पे लू फेंग उसको बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे कई सारे लूप होल्स है जो कि इस लॉज में मौजूद है, और यहाँ पे बग क्लैन कॉर्प्स की डील करना, इसमें भी एक लूप होल मौजूद है। जैसा कि पर्पल लाइटनिंग ऑफिशियल ने तुम्हें मुझसे इंट्रोड्यूस कराया है और तुम ट्रू एंड एम्पायर के डिस्पर्स हो, जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। और वो कहते हैं फर्स्टली यहाँ पे जो अमाउंट है वो कम नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ पे कई सारे डिविजन से और टाइप से जो कि टॉप लेवल कम पे आते हैं, कोई लो लेवल आते हैं जो कि इनके प्राइस वॉरी करते हैं। और लू फेंग ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। और यहाँ पे फिर वो आगे कहते हैं एक सेक्टोरल पाइनिकल शैडो स्पेयर बग की बॉडी एक हंटिक मैंटिस बॉडी से कंपेयर किया जाए तो उनकी प्राइस सेम नहीं होती है, उनके डिफरेंस में 5 गुना ज्यादा का अंतर होता है। और यहाँ पे ऐसी कई लंबी चौड़ी बातें होती है जो कि इनके प्राइस के बारे में होती है, जिसको मैं स्किप करता हूँ, बवाता से आपने पहले ही सुन रखा होगा। और फिर इनके बाद ये सारी चीजें बताने के बाद वो अपने हाथों को फ्लिप करते हुए 200 नंबर्स निकालते हैं जो कि 200 मेटल कार्ड्स होते हैं और उन सभी के कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब लू फेंग उन सबको देखता है और कहता है ये, और फिर वो अपने स्पेड एनर्जी से उसको पकड़ के उसको देखने लगता है। और वो सभी एक ही हाइट के थे और उसमें कम्प्लेक्स नंबर लिखे थे, जैसे कि B246195 ऐसे ही करके बहुत लंबा चौड़ा नंबर लिखा हुआ था, और हर एक नंबर एक गुड यूनिट्स को दिखाता है। और यहाँ पे वो हंसते हुए कहते हैं कि 1 मीटर के कार तुम 1 यूनिट ऑफ सेक्टोरल पाइनिकल बग्स कॉर्प्सेस को खरीद सकते हो। मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट पे 1 लाख कॉर्प्सेस मिलेंगे। तो लू फेंग स्टन हो जाता और कहता कि यहाँ पर तो आपने 200 यूनिट्स दिए, मतलब तो ये हुआ कि इसमें 20 मिलियंस आएंगे। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ये 200 यूनिट्स इतने भी बुरे नहीं हैं, ये तुम्हारे वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इनमें कई सारे जिसमें कि हाई लेवल बग्स भी मौजूद हैं। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें 200 मेटल कार्ड दे रहा हूँ जिसको तुम यूज करके किसी को भी चूज कर सकते हो, और तुम्हें 200 में से सिर्फ 100 ही लेना है क्योंकि तुम्हें 10 मिलियन लेना है, इसलिए तुम इन सब को चूज करो और बाद में 100 कार्ड्स जो बचेंगे वो मुझे लौटा देना। तो लू फेंग इस्तेमाल करता है और वो समझ जाता है। अब यहाँ पे लू फेंग ये सारी बातें समझ रहा होता है क्योंकि टियांग कोंग की जितनी जो पावर होती है उसका लू फेंग से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन वो सिर्फ एक फेवर कर रहा है जो कि आने वाले समय में उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने एक जीनियस को अच्छे से फेवर किया है उस वक्त जब उसको किसी चीज की जरूरत थी। यहाँ पे ऐसे कई सारी बातें होती है जिनमें आगे वो मिडल साइज वर्ल्ड देते हैं, और वो कहते हैं कि इसके अंदर इंटरनल वर्ल्ड है जिसका एरिया 1 लाख किलोमीटर के बराबर है, और जबकि तुमने 1 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स के वर्थ ऑफ आइटम्स को खरीदा है तो तुम्हें एक चांस मिलेगा कि तुम रबिस माउंटेन में जाके वहां के ट्रेस को खोज सकते हो, ले सकते हो। तो लू फेंग ये सुनकर स्टन हो जाते कि क्या वहां पे ट्रेस को लिया जा सकता है। यहाँ पे लू फेंग को लगा था कि वो तो कचरा है, वहां पे ट्रेस क्या ही मिलेंगी। तो यहाँ पे ट्रियांग क्यांग कहते हैं कि यहाँ पे आउटर रीजन्स में जो वॉर होता है वहां पे काउंटलेस रिमेन्स होते हैं, वे सारे रिमेन्स वर्दित करते हैं। अब यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय भी हो चुके होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि बच गए होते हैं। और यहाँ पे जो एरिया 1 लाख किलोमीटर था उसमें 1000 तो अर्थ आराम से भर सकते थे, और आप इसी बात से समझ सकते हो कि वो कितना ज्यादा बड़ा होगा। और अब फिर वो आगे कहते हैं कि ये रबिस माउंटेन एक एक्यूमुलेशन है जो कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर से चला आ रहा है, और इन काउंटलेस रबिस माउंटेन्स में से कोई भी नहीं जानता कि आगे इसमें क्या रखा हुआ है। हो सकता है कि इसमें कोई ट्रेस भी छिपा हो। यहाँ पे जो मैंने तुम्हें वर्ल्ड रिंग दिया है वो मीडियम साइज है जिसमें बहुत ही स्टोर है, तुम उसमें जाके वहां से कई सारे ट्रेस को उठा सकते हो। तो ये सुनकर लू फेंग भी हंसने लगता है, जिसके बाद टियांग कोंग हंसते हुए खड़े हो जाते और कहते जाओ यहाँ पे अभी फाइनेंशियल अफेयर्स को भी करना है, तुम्हें पे भी तो करना है, जिसके बाद तुम यहाँ पे वुलोंग स्टारफील्ड में जाके अपने सुपर यूज ट्रेस टॉप को उठा सकते हो, और तुम अपने पग कॉर्प्स को भी और यूनिट और ट्रेस को भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं सीन्स के 200 मेटल कार्ड्स और सिल्वर स्पेस रिंग्स को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग के पास आ चुके होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने बिजनेस अफेयर को भी कर चुका होता है, और वहाँ पे आते हैं नोटिफिकेशन लू फेंग सेक्टर और पाइनिकल बग्स कॉर्प्सेस 100 यूनिट्स डील सक्सेस। और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल लेडी आ जाती है जो कहती है लॉर्ड 1 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स हमारे
यहाँ ट्रांसफर हो चुके हैं। तो यहाँ पे ट्योंग यंग कहते हैं कि ठीक है, जिसके बाद वो कहते हैं लू फेंग चलिए चलते हैं, मैं आपको यहाँ पे वुलोंग स्टारफील्ड में ले चलता हूँ। यहाँ पे हमें सीन चेंज कर तो इधर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक रिपोर्ट होता है जो कि हंड्रेड्स ऑफ टाइम वर्चुअल वर्स में इनकोड हो जाता है और वो एक सिंपली मेल होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, जो कि और ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ये वही होता है जो कि लू फेंग को मारने की साजिश कर रहे थे। अब उस रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि ह्यूमैनिटी टेरिटरी में यहाँ पे अकाउंट ट्रांसफर हुआ है जो कि 9 ग्रेट रबिश स्टारफील्ड में वुलोंग स्टारफील्ड में हुआ है और ये कोई और नहीं नंबर 3 लू फेंग के नाम से हुआ है, जिसने अपने साथ 1 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स को स्पेंड किया है और उसके पास अभी चांस है कि वो वुलोंग स्टारफील्ड में जाकर अपने 100 यूनिट ऑफ सेक्टोरल पाइनिकल बग्स को ले सकता है और वो यहाँ पे इस चीज को 10 से 30 दिनों में करना शुरू कर देगा। ये मेल उन्हीं सारे ऑर्गेनाइजेशन के पास जाती है। फिर मैं सीन चेंज कर वहाँ के एनलेस गॉड कंट्री एक मैजेस्टिक पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे एक ग्रीन स्किड मैन अपने सिंगल हॉर्न के सामने आके उस हॉल में खड़ा होता है और वहाँ पे मैं दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि हॉल में आता है जिसका एरिया 100 किलोमीटर का होता है और उस एरिया के बीच में एक थ्रोन लगा हुआ होता है जहाँ पे उस पे गोल्ड रॉब बंदा बैठा हुआ होता है। वो बंदा उस ग्रीन स्किन बंदे को देखता है और कहता है क्या हुआ, तो वो कहता है कि मास्टर, यहाँ पे और झुक जाता है और बोलता है कि चलो बोलो क्या हुआ, और वो बोलता है कि हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक नंबर 3 का नाम एक ट्रांजेक्शन में अपीयर होता है जो कि वुलोंग स्टारफील्ड में है और वो अभी 9 ग्रेट रबिश स्टारफील्ड में है। तो वो कहता है नंबर 3 लू फेंग। अब यहाँ पे वो कहता है कि यस मास्टर, आपने सही सुना, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक उसने नंबर 3 ने अपने पास से 1 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स स्पेंड किए ताकि वो 100 यूनिट ऑफ सेक्टोरल पाइनिकल बग्स कॉर्पसेस को खरीद सके हैं और यहाँ पे प्रेडिक्शन के मुताबिक यहाँ पे वो अभी वुलोंग स्टारफील्ड में जाएगा जहाँ पे वो उन 7 सेक्टोरल कॉर्पसेस को यूज करेगा, उन सबको सिलेक्ट करेगा और इसको करने के लिए उससे लंबा टाइम तो लग ही जाएगा। और वो आगे कहता है मास्टर, जो रीजन में वो जा रहा वहाँ पे कोई भी अनडाइंग बेंग नहीं जा सकता। मतलब ये हुआ कि नंबर 3 जिसने अपने पास अनडाइंग गार्ड डायलिन को लिया हुआ था वो उसके साथ उसके अंदर नहीं जा सकता है और उसके साथ सिर्फ गार्ड्स ही जा सकते हैं। और वो कहता है मास्टर, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा चांस हो सकता है। और अब फिर हमें यहाँ पे उन सारे थ्रेट लेवल के बारे में बताया जाता है जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे ह्यूमन टेरिटरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इन सब के ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को मारना जिसमें कि एब्सोल्यूट जीनियस आते हैं जो कि आगे चल के उनका खतरा बढ़ा सकते हैं और वो नहीं चाहते कि आगे चल के वो उनके लिए खतरा बन सके, क्योंकि वो जानते हैं जैसे ही वो अनडाइंग बनेंगे उनकी पावर इतनी ज्यादा हो जाएगी कि एक ऑफिशियल लेवल को आराम से अचीव कर सकते हैं और ये एब्सोल्यूट जीनियस तो आराम से एम्परर लेवल तक आ सकते हैं। फिर वो अगर आउटर रीजन में जाएंगे तो एम्परर अनडाइंग बहुत ज्यादा भारी पड़ेंगे उन पे, उनकी तरफ से बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लॉस होंगी और इनके थ्रेट लेवल के मुताबिक इनकी अलग ही रैंकिंग चलती है। यहाँ पे 5 लेवियाटन में इनके जीनियसेस में जो कि अपने अनडाइंग लेवल में नहीं पहुंचे उनको वो टारगेट नहीं करते हैं, उनके रैंक उनके थ्रेट लेवल से होती है। जैसा कि सेक्टर लॉर्ड उनके पास फास्टेस्ट ओरिजिन लॉ कॉम्प्रिहेंशन होती है, उसकी इंप्रूवमेंट स्पीड और बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से उनका रैंक हाईएस्ट होता है, लेकिन लू फेंग उसका रैंक नंबर 3 है। तो समझ सकते हो कि लू फेंग कितना ही खतरनाक हो चुका है इन सारे बग क्लैन ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इसीलिए वो लू फेंग को मारना चाहते हैं, क्योंकि लू फेंग ने जिस तरह की अपने स्टूडेंट को शोकेस किया है उसका खतरा उन सारे सेक्टर और जीनियस से भी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे लू फेंग की सबसे बड़ी गलती उस गोल्ड हॉर्न रेस लॉस्ट वर्ल्ड में अपने स्ट्रेंथ को शोकेस करना था जिसमें उसने बाइचेंग को हरा दिया था और इसी के कारण सबने समझा कि उसकी इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा शॉकिंग है और ये एब्सोल्यूट जीनियस है जो कि ट्रिलियंस ऑफ इरास में आते हैं और ये मोस्ट एक्सेप्शनल जीनियस होते हैं इस पूरे के पूरे मानव इतिहास में, जैसे कि केदी जो कि बहुत ही पावरफुल था और यहाँ पे लू फेंग के बारे में बात हो रहा था। और अब फिर यहाँ पे ऐसी कई सारी बातें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ और अब फिर हमें यहाँ पे गोल्ड ड्रॉप बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है नंबर 3 वो अभी वुलोंग स्टारफील्ड में जा रहा है ना तो उसे ऑर्डर दो और वहाँ पे हमें एजेंट 6 को बोलो जो वहाँ रह के नंबर 3 को मार सके। तो वो बंदा कहता है ठीक है। और यहाँ पे बताया जाता है कि नंबर 3 जैसे कि थ्रेट रैंकिंग को दर्शाता है
गए। मतलब ये हुआ कि बकलैंड उसको मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जितना ज़्यादा रैंकिंग होगा उतनी ज़्यादा थ्रेट लेवल ज़्यादा होगी। और वहीं पे हमें इन सारे के एजेंट को भी दिखाया जाता है जिनके पास भी अपनी अपनी रैंकिंग होती है। और यहाँ पे एजेंट नंबर 6 वो एक टॉप असासिनेशन में आती है जो कि वुलोंग स्टारफील्ड में एक पॉन के रूप में काम करता है। और यहाँ पे वुलोंग स्टारफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक एस्टेरॉइड पूरे के पूरे स्पेस में फ्लोट कर रहा होता है। और ये एक मॉडिफाइड एस्टेरॉइड होता है जो कि समझ लो एक मॉडिफाइड होता है जो कि आर्टिफिशियल बना होता है। और में एस्टेरॉइड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक डोमेन लॉर्ड लेवल लाइफ और डेथ बैटल हो रहा होता है यूज एक्स डोजो में। और यहाँ पे वो सभी वर्चुअल वर्स में बैठ के उन सबको एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पे आराम से अपने दिनों को काट रहे होते हैं। उन लोग लाइफ एंड डेथ बैटल्स, गैम्बलिंग, ये सारी चीज कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि लंबा और स्टर्डी मैन होता है, उसके चारों तरफ कवर होता है और वो कहता है मेरा लक इस वक्त बहुत ही अच्छा चल रहा है, मैं 3 टाइम जीत चुका हूँ और मैं डेफिनेटली इस बार भी जीतने वाला हूँ। और यहाँ पे सब लोग चीयर्स कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मजे हो ही रहे होते हैं लेकिन तभी उसके पास मिशन आता है जिसको देखकर वो उसको देखने लगा। और उसके मिशन में एक चीज लिखा हुआ था कि तुम्हें 10,000 साल तक रखना है या फिर 1,00,000 साल तक, तुम्हें एक चांस दिया जा रहा है उसको मारने के लिए। और वो कहता है अगर तुमने ये काम किया, अगर इसमें सक्सेस ही क्यों ना हो या फिर फेलियर ही क्यों ना हो, इसमें सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ पे उसने लू फेंग को मार दिया तो वहाँ पे वो पावरफुल ह्यूमन फोर्सेस के द्वारा ट्रैप किया जाएगा और वहीं पे मार दिया जाएगा। और उसी वक्त हमें सीन चेंज कर लू फेंग एंड डायलिन को दिखाया जाता है जो कि लॉन्ग जून एम्पायर के साथ यूनिवर्स शिप में बैठ के डार्क यूनिवर्स में ट्रैवल करके उसके तरफ जा रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लॉन्ग जू एम्पायर को जो कि इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि हम लोग अभी वुलोंग स्टारफील्ड के आउटर बैक रीजन में आने ही वाले हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ पे पहुँचने ही वाले होते हैं। अब यहाँ पे हमें उसके पूरे के पूरे डायमीटर के बारे में बताया जाता है कि एक नॉर्मल गैलेक्सी 1,00,000 लाइट ईयर्स के बराबर होती है, उसकी डायमीटर इतनी ही होती है। एक स्टारफील्ड नॉर्मली 10,000 गैलेक्सीज को होल्ड आउट करती है जिसकी डायमीटर 3 मिलियंस ऑफ लाइट ईयर हो जाती है जो कि बहुत ही नॉर्मल बात है। और लेस वर्ल्ड की डायमीटर सिर्फ 2.1 लाइट ईयर्स होती है जो कि कंपेयर किया जाए इस ह्यूज स्टारफील्ड की तो ये डॉट के समान होती है। और यहाँ पे इन सब के बारे में बहुत ही लंबी चौड़ी बताती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर लॉन्ग जून एम्पायर आगे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे यूनिवर्स ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए हमें दूसरे स्पॉट पे जाना पड़ता है। लेकिन चलो मैं तुम्हें एक वार्न दे देता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्पॉट्स है जहाँ पे जाना सख्त मनाही है। अगर तुम वहाँ पे जैसे ही जाओगे और कोई भी शिप वहाँ पे आएगा तो वहाँ के पावरफुल फोर्सेज यहाँ तक कि एम्पायर लेवल एंडांगबिंग भी वहाँ से स्किप नहीं कर सकते, वो लोग भी वहाँ मारे जा सकते हैं। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है और कहते हैं कि क्या इतना ज्यादा पावरफुल। अब यहाँ पे लॉन्ग जून एम्पायर इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि ये 9 ग्रेड रबिश स्टारफील्ड ये ट्रू ट्रेस ड्रॉपशिप, यहाँ पे जो मैनेजर है यहाँ तक कि बाकी के 4 और मैं भी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, हमारी लेवल भी नहीं है कि हम उसमें एंटर कर सके। अगर हम भी वहाँ पे जाएंगे तो मारे जाएंगे। और वहाँ पे सभी के सभी चीजों का देखभाल नाइट्स यहाँ करते हैं। और यहाँ पे उनमें कई सारी बातें होती है जिसको मैं फिर से स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग गुस्सा मत होना कि मैं बार बार स्किप करने को क्यों बोल रहा हूँ। और अब फिर यहाँ पे लगभग 2 घंटे बाद फ्लाई करने के बाद हमें सीन चेंज कर शिप को दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्स ट्रैवल से अपने एक्चुअल यूनिवर्स में आ चुका होता है। और उसके सामने एक फॉर्मलेस सिग्नल स्कैनिंग पोस्ट होता है जहाँ पे आके शिप रुकता है और केबिन का दरवाजा खुलता है। लॉन्ग जून एम्पायर, लू फेंग, डायलिन बाहर निकलते हैं और वहाँ पे ग्रुप ऑफ स्लीवटाउस होते हैं जो कि लॉन्ग जून एम्पायर के सामने झुकते हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं ठीक है। और यहाँ पे लॉन्ग जून एम्पायर ऑर्डर करते हैं और कहते हैं ये है लू फेंग, ये आपके साथ जाएंगे ताकि यहाँ के सारे गुड्स को चेक कर सके। यहाँ इसलिए तुम अपने साथ 2 गार्ड्स को भेजो ताकि वो उन सबको दिखा सके। अब यहाँ पे लू फेंग और डायलिन उस पूरे के पूरे एरिया को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं माय गॉड। और यहाँ पे उन सबकी एक ही नजर से वो लोग बता सकते हैं कि सामने का जो स्पेस है वो एंडलेस है। जैसा कि हम लोग ओशियन को देखते हैं उसका किनारा नहीं होता, वैसे इसका भी कोई किनारा नहीं था। यहाँ पे लू फेंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने इसको इमेजिन किया था लेकिन मैंने कभी भी इतना नहीं सोचा था कि ये पूरा का पूरा जगह इतने सारे गुड्स से भरा होगा। ये तो सच में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। यहाँ पे ना तो कोई ग्रेविटी है ना तो कोई डेलिवरेट डिवीजन है, लेकिन फिर भी ये लोग अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। अब फिर यहाँ पे ये सुनकर लॉन्ग जून एम्पायर कहते हैं कि इतना सरप्राइज मत हो, ये रेस वॉर्स में मौजूद थे। तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? यहाँ पे कुछ ह्यूज पाइनिकल वॉर्स नहीं होते हैं, यहाँ पे ऐसे कई सारे रेस अलायंस होते हैं जो कि पूरे के पूरे वॉर्स्टरिया को कवर अप कर सकते हैं। यहाँ की जो डेब्रिज और रिमेन्स बची हुई है वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग होती है। यहाँ तक कि गॉड
गॉड कंट्रीज भी इन सबको स्टोर नहीं कर सकती है। इन सबको स्टोर करने के लिए अलग से स्टारफील्ड बनाना पड़ गया है और वो लोग स्टारफील्ड उन्हीं में से एक है। ये सुनकर लू फेंग भी हामी भरता है और फिर इसके बाद वो आगे क्या आते हैं, अगर बात करें तो यहाँ पे काउंटलेस वैल्यूएबल गुड्स मौजूद है, इसलिए अनडाइंग बैंक का यहाँ पे मना है, क्योंकि अनडाइंग बैंक यहाँ पे बहुत सारे गुड्स को चोरी कर सकते हैं और अपने गॉड कंट्री में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए तो यहाँ पे कोई भी अनडाइंग बैंक को जाने से सख्त मना ही है। और ये सुनकर लू फेंग को भी रियलाइज होता है कि यहाँ पर आके एक अनडाइंग बैंक को क्यों जाना मना ही है, क्योंकि अगर एक अनडाइंग बैंक यहाँ पे जाता है और गॉड कंट्री में अपने सारी चीजों को भेज देता है तो यहाँ पे जो लॉसेज होगा वो मिलियंस ऑफ मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर होगा, जो कि ये ऑफिशियल लेवल अनडाइंग के पास भी इतनी नहीं होती है और ये लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ पे लॉन्ग जून एम्परर आगे कहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई एक अनडाइंग ही क्यों ना हो, सेक्टर लॉर्ड और डोमेन लॉर्ड्स के बंदे भी यहाँ पे नहीं जा सकते जब तक कि उनके पास कोई हायर अथॉरिटी नहीं होती है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आके सेक्टर लॉर्ड और डोमेन लॉर्ड्स के बंदों पे भी जाने की सख्त मनाही क्यों है और लू फेंग का क्या रीजन था कि वो लोग उसमें चले गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।